अस्सलाम वालेकुम जी। जंगी वर्ड टाइम्स के एनालिसिस में खुशामदीद। और आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है जी अ वर्ड ऑन द प्रेसिपाइस। ठीक है जी। प्रेसिपाइस का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ खुद को रिपीट करती है या किसी चीज़ के ख़त्म होने का वक्त आता है तो उस वक्त कैसा महसूस होता है, मतलब नियर टू द एंड हम इसको कह सकते हैं जी। हिस्ट्री फॉरगॉटन इज़ बाउंड टू रिपीट इट सेल्फ, कि जो हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री जिसको लोग भूल जाते हैं तो वो खुद को रिपीट करती है। ठीक है जी। एंड दिस टाइम इन रिवर्स, और अब जो है हिस्ट्री खुद को दोबारा से रिपीट करेगी। किस तरह से करेगी, ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। आप ये देखें कि ये जिस तरह का ये आपको इसकी हेडिंग दी हुई है, इस तरह के ऐसे का जब टॉपिक आता है आपके पास तो लोगों को समझ नहीं आती। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना, आप इस नाम पे गौर किया करें कि आपके पास अगर इस तरह के ऐसे की आपको पता है हेडिंग्स आती हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि इस ऐसे में लिखना क्या है। तो ये जो मैगज़ीन है इसका एनालिसिस सुनना, इसकी कोई भी वीडियो मिस ना करना तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे का पेपर ही ऐसा जो पास नहीं होता और उसको पास करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मे यू लिव इन द इंटरेस्टिंग टाइम्स, ये एक जी चाइनीज़ कर्स है कि जी बद्दुआ है कि तुम ऐसे वक्तों में जियो के जो कि बड़े ही ख़तरनाक हों, पुरखतर हो, इंटरेस्टिंग टाइम्स के। इसको तंजियाना अंदाज में कहा गया है। ये जी करंट वर्ल्ड अफेयर्स को जी दिखाती है। वी आर वंस अगेन एट द प्रेसिपाइस ऑफ अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर, कि हम एक इस तरह के एंड के दहाने पे खड़े हैं जहाँ पे ग्लोबल ऑर्डर फिर से तब्दील होने वाला है, जो कि थ्योरेटिकली हमें वादा करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स की डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट सेंटर्स में। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर देखें तो मल्टीपोलैरिटी जो है ऑलरेडी अंडर वे है, कि कोई किसी भी एक कंट्री की जो है इकोनॉमिक हेजमनी नहीं है जी, रीशेप हो रहा है, बैलेंस हो रहा है डिफरेंट इकोनॉमीज़ के दरमियान। जियोपॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर जो है माइडेस्ट ऑफ एन अनसर्टेन, के अभी हम कह सकते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर अभी बीच में है, समझ नहीं आ रही कि कौन पावर बनेगा, किसका क्या होगा। टर्बुलेंट एंड ट्रीमेंडसली स्ट्रेंड पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है कि कोई ट्रांजिशन जो है आने वाली है। इट्स कंक्लूजन इज़ जस्ट एज अनप्रिडिक्टेबल, अभी जो है हम कुछ भी कहना वक्त से पहले कहना होगा। जब फ्रेंजिक फेक्यूमा ने प्रोक्लेम किया था कि हिस्ट्री का जो एंड है जी बिफोर द एंड ऑफ कोल्ड वार, उसने कोल्ड वार के एंड से कहा था कि हिस्ट्री का जी एंड है, डेजोल्यूशन हुई उसके बाद यूएसएसआर की। उसका मेन थीसिस जो था, जिसको बड़ी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि अनट्रू हाउएवर पॉसिबल था कि उसकी जो एंड ऑफ हिस्ट्री जो उसकी बुक थी, कॉन्सेप्ट कुड प्रूव टू हैव मेरिट अल्बाइट इन अ वेरी डिफरेंट वे दैट इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड। अल्बाइट का मतलब होता है अगरचे, इसको आल्दू के मायने में भी हम यूज़ करते हैं कि जी 1948 में क्या हुआ जी, सेकेंड वर्ल्ड वार के कुछ सालों बाद विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि दोज दैट फेल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, के वो लोग जो हिस्ट्री से नहीं सीखते आर डूम्ड, वो इस तरह से कर्स होते हैं कि हिस्ट्री दोबारा से खुद को रिपीट करती है। तो वर्ल्ड वार 2 के लेसन्स अगर हम देखें अभी भी उनको याद रखा जाता है हर जगह दुनिया में, डिफरेंट अल्फाज में और डिफरेंट ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स में। पीस इज़ द हाइएस्ट इंटरनेशनल वैल्यू, जो सबसे हाईएस्ट इंटरनेशनल वैल्यू है वो पीस है, जिसको के लोग भूल चुके हैं। और उसको पीस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल निगोसिएशन करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक कंसेशंस करनी चाहिए। लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट वक्त में देखें कि दुनिया के जो लीडर्स हैं उनको कोई गर्ज नहीं है, आप देखें जी, कि वो पीस को प्रिजर्व करें या पीस को रिस्टोर करें, लेकिन उनके एक्शन कंटिन्यूसली मिसट्रस्ट जो है क्रिएट कर रहे हैं, इम्बैलेंस है, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स है। अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं कि जी एक सिग्निफिकेंट वार की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आप देखें एंड ऑफ हिस्ट्री में रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रेपिटिशन ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री का एंड यही होगा कि वही इवेंट दोबारा से रिपीट होंगे इस टाइम भी, और इस तरह से एक डेजा वू की कैफियत पैदा होगी। डेजा वू का मतलब होता है कि अक्सर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। आप लोगों को एक ऐसी सेंसेशन आती है कि आपको लगता है ये वक्त, ये हालात, ये वाक़यात पहले भी रोनुमा हो चुके हैं। ठीक है जी। लेकिन इस दफ़ा ये सब कुछ रिवर्स में होगा। आप देखें कि 20वीं सदी में एक वर्ल्ड वार हुई। ठीक है जी। एक्सटेंसिव पीरियड चला था पहले कोल्ड वार का, कि दूसरी कंट्रीज़ को बीच में बहाना बना के जंगें लड़ते रहे थे, डिफरेंट रीजनल कन्फ्लिक्ट्स थे। फिर 21वीं सदी ने एक बड़ा प्रोलॉन्ग पीरियड देखा है रीजनल कन्फ्लिक्ट्स और वार का, जो कि लोग अब भी कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं जी। अगर तो ये जो हाइपोथीसिस है रेपिटिशन का हिस्ट्री की, इसको कबूल किया जाता है तो लॉजिकली अगर हम देखें तो जो करंट इवेंट्स हमारे पास हैपन हो रहे हैं, सारी जो प्री कंडीशंस हैं जो कि किसी भी बड़ी वर्ल्ड वार
के लिए मेट करना ज़रूरी होती हैं वो पूरी हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है जी, ऑफिशियली रिकगनाइज्ड ग्लोबल सिस्टम है अब तो रिलेशंस का, तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर है जी उसको अल्टर किया जा रहा है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है, और कोई भी जो है जो इसको नहीं देख रहा जी। कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखी है मेजर वार्स की, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हुई हैं, ठीक है। वेस्टोफिलियन जो सिस्टम है उसने क्या किया है कि फर्स्ट सिस्टम है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का यूरोप में, और जी इन्होंने क्या किया है नेशन स्टेट की तरफ जो है हम वर्ल्ड वार 2 की तरफ ओरिएंट हुए हैं जी, मूविंग अवे फ्रॉम सुपर नेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ कैथोलिक चर्च के। हम लोग चर्च के कॉन्सेप्ट से निकले थे, पहले आप देखें चर्चिस को और रिलीजियस उनको मिलता था, उसके बाद हम नेशन स्टेट की तरफ आए हैं, उसके बाद हम गवर्नमेंट्स की तरफ आए हैं जी। क्रिश्चियन मोनार्कीज टूटी थी पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, और मिडल एजेस के दौरान ये हुआ था जब अर्ली रिनाइजेंस आया था। इट वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ एंड ऑफ 2 प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल्स के जी। 30 ईयर वार जो थी आप देखें 1618 से 1648 तक, उसके बाद 80 ईयर वार चली है। तो जो ये वेस्टफिलियन सीरीज जो है पीस ट्रीटीज हुई हैं इस टाइम पे, ठीक है जी। न्यू प्रिंसिपल बने यूरोपियन मोनार्कीज के, इक्वल राइट दिए गए लोगों को, आप देखें जितने भी ये प्लाटो और अरिस्टोटल और ये सारे, सोवरेनिटी दी गई, नॉन इंटरफेरेंस दिया गया जी कि किसी भी दूसरे स्टेट के आप अफेयर्स में दोबारा इंटरफेयर नहीं करेंगे। और आज आप देखें कि दोबारा से हिस्ट्री इन सब चीज़ों को रिपीट करी है। 2 सेंचुरीज के बाद नेपोलियनिक वार्स हुई हमारे पास, जो वर्ल्ड वार्स थी, इन्होंने क्या किया, स्पर्ड एनदर मेजर शिफ्ट। पहला दौर था जी कैथोलिक वार्स का, जो मजहबी जंगें होती थी, उसके बाद हमारे पास नेपोलियन की वार्स का आया जी, इससे इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हुआ। प्री वार बैलेंस ऑफ पावर हुआ मेजर यूरोपियन मोनार्कीज के दरमियान, जिसमें कि आप देखें कि एक मैटरनिच सिस्टम था इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है जी। उसके बाद जो है वाइल रीअफर्मिंग वेस्टफिलियन प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेनिटी और नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी, इन्होंने फोकस किया मेटरनिच ने कि लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पावर हो। यूरोप जो है पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को उधर ट्रेस किया गया जी। और प्रियर टू एंड ड्यूरिंग द ग्रेट वार, वर्ल्ड वार 1 के दौरान और उससे पहले आप देखें कि मेटरनिच सिस्टम जो था इंटरनेशनल और नेशनल गवर्नेंस का, उसने एक्सपीरियंस किया जी, अपहीवल मिला, उसने बड़ी तरक्की की, यूरोप को इसी वजह से रिशेप हुआ। अशरिंग इन द वर्सेलीज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, 3 हिस्टोरिकल डायनेस्टीज़ जो हैं, जो जद्दी पुश्ती सिस्टम चला आ रहा था ग्रेट पावर्स का यूरोप में, उसको जो है अलहदा अलहदा कर दिया गया जी, और स्मॉल कंट्रीज़ में उसको जो है चेंज कर दिया गया। और जो एब्सोलूट मोनार्की था कि सिर्फ बादशाह ही हुक्मरान होगा, उसको रिप्लेस कर दिया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी से। बादशाहत को आपने डेमोक्रेसी से चेंज किया। और जो यूरोप टोटलिटेरियन और कम्युनिस्ट रूल था उसको सेंट्रल और साउदर्न ईस्टर्न यूरोप से जो है लिया गया। द जर्मन मीमर रिपब्लिक अंडर द ह्यूमलेटिंग टर्म्स ऑफ, ये इसमें आप देखें कि सारी आपको हिस्ट्री बताई गई है, ठीक है। उसके बाद जी ग्रेट वार जो है इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिहाज से ही दूसरी वार को जन्म नहीं दिया, तो हम देखें कि अनफॉरसीन डिवास्टेशन हुई इसमें, बहुत ज़्यादा आइडियालॉजिकल जो था इसमें ब्रूटैलिटी हुई, इकोनॉमिक सोशल कोलैप्स हुआ इसमें। और जी दुनिया ने इतनी हलाकतें आप देखें कि पहले कभी जो है जी फेस नहीं की थी, तो इसने पेव द वे फॉर अ नॉन यूरोपियन पावर टू इफेक्टिवली एंटर आ डिसमेंटल एंड यूरोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद आप देखें कि यूरोप से भी पावर हटा ली गई। इसके एंड पे यूरोप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, डिफरेंट स्फेयर्स इन्फ्लुएंस के थे। ग्लोबल ऑर्डर जो है दोबारा से चेंज हुआ, इस टाइम जो है बाइपोलर सिस्टम हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस का जी, जहाँ पे न्यूक्लियर डेटरेंस थी जी, और कोल्ड वार का लॉन्ग पीरियड चला। फिर जो जी न्यूक्लियर तौर पे जीता वो जीता, तो प्रोलॉन्ग पीरियड था। फिर आइडियोलॉजिकल बैटल का जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ। कोलैप्स जो था सोवियत यूनियन का, आप देखें उसने एक नया चैलेंज दिया कि दुनिया जो है 2 वर्ल्ड ऑर्डर, 2 पावर्स बन गई, एक जी हमारे पास इधर रशिया वाली साइड और एक अमेरिका वाली हो गई। तो ये किस तरह से ख़त्म हुआ, जब कोल्ड वार एंड हुई तो इंटरनेशनल पावर जो है बाइपोलर अपोजिशन से यूनिपोलर मोनोपोली की तरफ चली गई कि यूएस की मोनोपोली बढ़ गई वर्ल्ड अफेयर्स में। फर्स्ट टाइम तब से जो है जो वेस्टर्न फिलियन जो पीस ट्रीटीज थी, प्रिंसिपल था नॉन इंटरफेरेंस का दूसरों के नेशन स्टेट में और डोमेस्टिक इश्यूज़ में, इसको क्वेश्चन किया गया कि इस तरह की जो है जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएंगे या कुछ ऐसा होगा जब कोई मैनेज नहीं कर पाएगा तो दूसरे ममालिक की मिलिट्री इंटरवेंशंस
होंगी, जिसको यूनाइटेड नेशंस के इदारे की सूरत में जो है उसको पजीराई मिली। स्टेप बाय स्टेप विलिंगली और अदरवाइज द वर्ल्ड वाज लेड इनटू अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का इरा आता है कि जो कंट्रीज ज़रूरतमंद होगी, तो जो पावरफुल कंट्रीज होंगी उसकी मदद करेंगी और दुनिया जो है इंटरकनेक्टेड होगी डिफरेंट ट्रांजिशनल कंपनीज़ के थ्रू, और जो है फिस्कल एक्सपेंशन मिलेंगी। उसके बाद जी है हम देखें कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी में ये सब कुछ शामिल हुआ, तो जो ग्लोबल फेनोमेन था इसने एक और अपोजिशन बनाई और स्ट्रगल थी ये सारी कि लोग अपने ट्रेडिशन को, रीजन को, नेशनल वैल्यूज़ को सेव करें, रिलीजियस और कल्चरल कस्टम्स को सेव करें, और ये सब जो है ग्लोबलाइजेशन जो है इसको विक्टमाइज़ कर रही थी। लॉजिकली जो ज़्यादा ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव थी एक्सटर्नली जो चैलेंजेस थे उनसे, और जो फर्स्ट डेकेड था 21st सेंचुरी का, इसको हम अनप्रेसिडेंटेड टेररिस्ट अटैक्स से कहेंगे कि न्यूयॉर्क में और पूरी दुनिया में आप कहें कि टेररिज्म जो था ख़ास तौर पे यूएसए में ज़्यादा था। तो सोवेरेन स्टेट जो है शिफ्ट हुआ, फिर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट मिली, और इसके बाद आप देखें कोल्ड वार के फ्लैशबैक्स हमें देखने को मिले कि न्यूक्लियर थ्रेट्स थे, और ये सारी आपको इस तरह से वन लाइनर में आप देखें कि हिस्ट्री आपको बताई हुई है। यूनिपोलर जो डोमिनेंस थी वर्ल्ड अफेयर्स की, उससे मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम को पजीराई मिली। बीइंग द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय साइज, तो रशिया जो है पूरी दुनिया में साइज के लिहाज से सबसे बड़ा है और रहेगा। ठीक है जी, ग्रेट वर्ल्ड पावर बन गया। सीमिंगली वीकेंड आफ्टर कोलैप्स, ये एक दूसरे से अलग होने के बाद फिर भी सोवियत यूनियन वीक हो गया, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रांजिशन पीरियड चला वहाँ पे, लेकिन रशिया ने अपने जियो पोलिटिकल और स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंट जो है कभी नहीं लूज़ की। ठीक है जी, इस सब में भी फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, चाइना नॉट ओनली मैनेज टू प्रिजर्व इट्स आइडियोलॉजिकल, और जब ये सब हो रहा था उस टाइम पे चाइना खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा था पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली। ठीक है जी, डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आ रहा था, उसकी सक्सेस जो है फुली ट्रांसफॉर्म हो गई और वो भी ग्लोबल इकोनॉमी बन गया और दुनिया में एक सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरर बन गया गुड्स का। ठीक है, उसके पास फुली डेवलप्ड कैपेबिलिटीज़ थी और इकोनॉमिक रिलेशंस और बैलेंसेस थ्रू द ग्लोब। और मेरे मुताबिक चाइना जो अपनी ईमानदारी की बेस पे बना है, हम लोग भी अगर ईमानदार हो जाए तो हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। और आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन की इन्होंने इसी तरह से ये सारा आपको देखा है कि चाइना एंडेवर्स इन करंट वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है जी, नेवर एंडिंग स्ट्रगल, वो अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो मेंटेन कर रहे हैं कि उन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट और रिकग्निशन मिले और दुनिया उनको पहचाने। चाइना अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम देखें कि सरपास कर रहा है दूसरी तमाम कंट्रीज़ को, पॉपुलेशन साइज़ भी अपना मैनेज कर रहा है, हालांकि उसकी पॉपुलेशन जो है लार्जेस्ट है, आप देखेंगे दूसरे नंबर पे है वो दुनिया में। फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, इट्स स्टिल सर्वाइविंग टू रिस्टोर कल्चरल हेरिटेज, और जो है ये कल्चरल हेरिटेज जो है अपना बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसके अलावा क्या है जी, बिगेस्ट वर्ल्ड इकानमी जो है आल्दो, और आप ये देखें कि लिंगरिंग कन्फ्लिक्ट्स विद चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया की जो वॉइस है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो ज़्यादा रेलिवेंट बन रही है। नुमेरियस अदर स्टेट आर मेकिंग देयर मार्क एंड अज्यूमिंग मोर एंड मोर रेलिवेंट पोजीशन, के हर कोई वर्ल्ड ऑर्डर में रेलिवेंट पोजीशन हासिल करना चाह रहा है। इंडिया भी तरक्कियां कर रहा है, जापान भी तरक्कियां कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है और यूरेशियन जो है ये कंट्रीज़ जो हैं तरक्की जो मिडल ईस्ट में है, तो ये भी साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपने जो है झंडे गाड़ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ एविडेंट इंटरनेशनल ओवर स्प्रेडिंग ऑफ द यूएस, द कंट्री नेवर रिलिंक्विश्ड इट्स यूनिपोलर क्लेम ओवर द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि यूएस ने जो है कभी नहीं कहा कि वो एक यूनिपोलर कंट्रीज़ है दुनिया के ऊपर अफेयर्स में। तो जी, द टफ लेसन लर्न इन इराक इनिशिएटेड अ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, और यही सबक सीखते इराक ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है चेंज की है जी। और उसने क्या कहा है कि डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से हट के वो भी एक सॉवरन कंट्री की तरफ जो है वो जानना चाह रहा है, अपने इंटरनेशनल गोल्स रख रहा है। और जो सिविल अनरेस्ट है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, देखिए जब इंसान के अंदर अगर कुछ दुरुस्त नहीं है ना, तो बाहर भी कुछ दुरुस्त नहीं होगा। अपने अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप किसी दूसरे को क्या संभालेंगे। तो इसी तरह से जब तक एक कंट्री अपने अंदर से महंगाई, गुर्बत और अपनी चीज़ों को पहले ठीक नहीं करेगी ना, वो किसी दूसरी कंट्री की मदद नहीं कर सकती। जिस तरह से पाकिस्तान का हमारे सामने हम कहते हैं जी पाकिस्तान क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा इसको, पैलेस्टाइन को, तो पाकिस्तान तो खुद ही अमेरिका से आप देखें कि इमदाद ले रहा है, तो वो कैसे ही कुछ कर सकते हैं, हम तो खुद कर्जों में डूबे हैं। तो डेमोक्रेटिक चेंज जो है, फ्री इलेक्शन और ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। तो अरब स्प्रिंग की हिस्ट्री तो आपको पता होगी, जिसकी वजह से सेवरल मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या किया जी, फरवरी 2022 में रशिया ने अनाउंस किया अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। ये एक डेट आप याद रख लें। यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट जो था वो बिगिन हुआ था 2014 में विद द एनेक्सेशन ऑफ, आपको पता है डोनबास रीजन था और क्रीमिया का इलाका था, यहाँ से शुरू हुआ था।
ये आप देखें कि आप हिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए तो ये कितना अच्छा एक आपको दिया हुआ है। तो जो दो इवेंट थे इनको नेशनल सिक्योरिटी के स्टेप्स के तौर पे लिया रशिया ने, और एक और स्प्रिंग हुआ यूएस का इंटरनेशनल एजेंडा ये बन गया। तो पोस्टपोनमेंट जो था यूरोपियन यूनियन के एग्रीमेंट का यूक्रेन के साथ, ये सो कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी बन गया। और इससे क्या हुआ जी, नेशनल गवर्नमेंट में चेंज आया। क्रीमिया और डोनबास जो है वो बीच में लटकते रहे, इनके डिस्प्यूट जो है अनरिजॉल्व रहे, जबकि यूक्रेन और रशिया की जंग में, क्योंकि अमेरिका का भी था यूक्रेन को से फ़ायदा अमेरिका को, तो इसकी वजह से ये जो रीजन जो है इनको नो मैन लैंड कह दिया गया है। और जी ये एक चलते फिरते वारफेयर में जो है तब्दील हो गए हैं। तकरीबन 8 साल लगे इन इवेंट्स को एस्केलेट करने में कि ये जंग लेके आए, और डिप्लोमेटिक टेंशन्स इधर बनी रहीं, और स्पेशल ऑपरेशंस आप देखें रशिया ने वहाँ पे किए हैं जी। और अब क्या है जी, 1946 में अगर हम देखें कि आयरन कर्टेन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप इफेक्टिवली ट्रिगरिंग स्टार्ट ऑफ कोल्ड वार, और या कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी। और ईयर 2022 में आपने देखा सिमिलर इवेंट्स जो हैं हमारे पास हो रहे हैं कि यूक्रेन में सीज़ फायर हो रही है, नहीं हो रही है। ये बेसिकली आपको बताना चाह रहे हैं कि अब जो दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं दोबारा से ये तीसरी जंग की तरफ इशारा करते हैं कि डिफरेंट आप देखें रीजन्स में कोल्ड वार्स चल रही हैं, और इन द एंड क्या होगा कि जी छोटे छोटे कंट्रीज़ में कोल्ड वार चल रही हैं, आपस में लड़ छोटे लोग रहे हैं, दो बड़ी पावर्स जो है इसमें फ़ायदा उठा जाएंगी और फिर से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। तो आप देखिए यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने सोशल जीनोसाइड अगेंस्ट रशियन नेशनलिस्ट के खिलाफ जो है वो मुआहदा किया हुआ है। न्यूमेरियस आर्टिस्ट, राइटर, स्टिंगर, एथलीट, जनरल्स, इन्होंने कहा है कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। उन्होंने डिनाई कर दिया किस चीज़ को जी, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। प्रोफेशनल कैरियर जो है वो यूरोप में अपने नहीं बनाएंगे, जबकि जी रशिया जो है जियो पोलिटिकल स्टांस जो है वापस नहीं ले लेता। ये पोलिटिकल कंपेन सोशल इनजस्टिस की सेंक्शन बाय द कलेक्टिव वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कम्युनिटी। और आप देखें कि हाफ ईयर ये वार जो है वापस शुरू हुई है, जब सिचुएशन आप देखें अभी भी अनरिजॉल्वेबल है कि आउटकम कोई नहीं मिला। और रिस्टोरिंग प्री 2014 बॉर्डर्स, वो कह रहे हैं जी हमें जो हमारे बॉर्डर्स थे वो हमें वापस कर दें और ट्रूप्स को निकाल लें। ये एक जंगें जो हैं जी ना ख़त्म होने वाली चीज़ हैं। और आप देखें कि यूरोप के देखें कि दोबारा से एक पर्दा जो है यूरोप पे आ गया है, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ रही है पुराने कॉन्टिनेंट में। और करंट वार जो है यूक्रेन की वो रिजॉल्व होने की तरफ अगर जा भी रही है तो शॉर्ट लिव्ड और कुड पॉसिबली रीइग्नाइट, दोबारा से ये जंग भड़केगी तो पूरे यूरोप को एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, निगल जाएगी उसको। तो फिर से एक कन्फ्लिक्ट होगा, दूसरे रीजनल कन्फ्लिक्ट भी दुनिया में जारी हैं, उनका क्या आउटकम होगा आप देखें। करंट गोल्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर है कंटिन्यूसली बबलिंग और शिफ्टिंग, अभी नहीं पता कि क्या होना है क्या होना है। ग्रेजुअली ये है एक्सपेक्ट है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन जाएगा, मल्टीपोलर सिस्टम होगा इंटरनेशनल रिलेशंस का। लेकिन ये जो पाथ है ये जो हमें डाउन लीड कर रहा है एक किसी भी एक बड़ी मुसीबत की तरफ, जो कि एक ना एक दिन आप देखें कि थर्ड वर्ल्ड वार के तौर पे जानी जाएगी। दुनिया में कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, और मुसलमान तो जानते हैं कि तीसरी जंग तो वैसे भी होनी है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें बुरे वक्त से बचाए। और ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट ऐसे के लिहाज से आप देखें ये टॉपिक है, इसको आप ख़ुद भी चाहें तो एक दफ़ा डिटेल में आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।